हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ई शिखर सम्मेलन में आज हम एग्जिट प्लान क्या होने वाला है, ये कोरोना काल से हम निपट रहे हैं। लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है 2 हफ्ते। लॉकडाउन 3.0 वर्जन इस वक्त आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जहां पर ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन जो है उसमें देश को बांट दिया गया है। लेकिन जेब का क्या, बैंक अकाउंट्स क्या, नौकरियों का क्या, अब आगे का प्लान क्या जिंदगी इसी रफ्तार से चलने वाली है? जीडीपी का असर सीधे तौर पर आपकी जेब पर पड़ता है। जीडीपी को लेकर अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसियां जो अनुमान लगा रही है वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। डर लग रहा है। क्या डरने की जरूरत है? कोरोना वायरस बड़ा खतरा है या फिर इकोनॉमी के डर का वायरस बड़ा खतरा है? इसी पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही शानदार पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये 2 जो खास मेहमान हैं बहुत कायदे से बात रखने के लिए अपने धाकड़ अंदाज में जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, श्री जयंत सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हजारीबाग से। और हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं, जो कि 3rd टर्म सिटिंग एमपी है और सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन है, एक ज्यूरिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी साहब, आप जानते हैं सीधा सवाल जो है वो मुझे बड़ा पसंद आता है। बड़ी चर्चा चल रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जहां बैठे हैं वहां बैठे नहीं हैं और जहां रह रहे हैं वहां रहने वाले नहीं हैं। अब हो सकता है वो जयंत जी के नजदीक आ जाए। पहले मैं इस एयर को क्लीन कर देना चाहती हूँ। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आप? चलिए, आपने कोविड और आर्थिक पैकेज से मेरी तुलना की, मेरा सौभाग्य है। ये सिर्फ मैं समझता हूं पत्रकारों का पावर, अधिकार क्षेत्र दिखाता है कि कोई एक ट्वीट कर दे बिना नाम लिए और 2 दिन से सोशल मीडिया पे वो चर्चा करे। ये तो पावर किसी का नहीं है, न राजनीतिज्ञ का, न वकील का, ये सिर्फ पत्रकारों का है। तो आपने पहली में प्रश्न पूछा, मैंने पहली में कल ही जवाब दे दिया ट्विटर में। मैंने कहा था कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी द सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड एज फार एज गॉसिप इज कंसर्न। और जैसे कहते हैं कि गॉसिप कई बार डेविल की चीज होती है, तो आप अपने आप को डीजे बना रहे हैं उसका। लेकिन मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैंने तो पहली पूछी नहीं, मैंने तो बहुत ही क्लियर आपसे पूछा था। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की जरूरत है। हाँ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि आप बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप जयंत सिन्हा के नजदीक तो नहीं जा रहे हैं? इस प्रकार की अटकलों में जवाब देना अपने आप में एक उलझने की बात है। हाँ बोलो तो आपके 3 सप्लीमेंट्री, ना बोलो तो 2 सप्लीमेंट्री। मैं उसे पढ़ना ही नहीं चाहता। आप मेरी ट्वीट्स पढ़ लें, कल से चल रही है। नहीं सर, ट्वीट से ज्यादा मुझे इन पर्सन आपकी बातों पर ज्यादा यकीन होगा। ट्वीट कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, क्या सोचकर आप कह रहे हैं? यहाँ आपने कह दिया कि अटकलें हैं, आपने कह दिया कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आपको किसने बोला? सर, खबरें चल रही है भाई। किसने बोला? इसका तथ्य क्या है? इसका आधार क्या है? नहीं सर, खबरें चल रही हैं। मैं नहीं चाहती कि गलत खबरें जो हैं वो मार्केट में घूमे। मैं तो चाहती हूँ आप इसी को यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें। आप कह दीजिए कि नहीं, मैं कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मैंने लगा दिया। मैंने आज नहीं, मैंने और मेरी पार्टी ने कल 5:30 बजे लगा दिया था। अब आप उसको वापस उठाना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, इसमें मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। नहीं अभिषेक मनु सिंघवी साहब, ट्रस्ट मी, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। मैं सिर्फ जानना चाह रही थी। हाँ, मैं सिर्फ जानना चाह रही थी और आपने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। गुड इनफ। अब मैं इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर सकती हूँ। सो जयंत सिन्हा साहब, शुरुआत मैं आपसे करना चाह रही हूँ। शुरुआत कोरोना वायरस और आर्थिक विकास और आगे का हमारा क्या रोड मैप रहने वाला है, इसको लेकर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन सर यही है कि एग्जिट प्लान है क्या हमारा? सोनिया गांधी कह रही थी कोई दिशा निर्देश ही नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है, जब वो कल अपने मुख्यमंत्रियों से, अपने राज्यों के यानी कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है, लेकिन उसके पहले मैं अभिषेक जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोग उन्हें बीमार कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट के द्वारा जवाब दिया और आज फिर जवाब दिया है उन्होंने कि ये सिर्फ लोग बीमारी उन पे चढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल बीमार नहीं है, यानी कि जहां है वहीं खुश है। तो चलिए, उसके लिए, उस स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक एग्जिट प्लान का सवाल है, वो तो काफी स्पष्ट हो चुका है लॉकडाउन 3.0 के द्वारा, क्योंकि जो गृह मंत्रालय ने जो ओवरऑल जो रूपरेखा दी है, ओवरऑल जो फ्रेमवर्क दिया है,
उसके द्वारा हर राज्य को अब तय करना है कि कौन कौन से जिले जो हैं वो रेड डिस्ट्रिक्ट्स कहलाएंगे, रेड जोन्स कहलाएंगे। और उसमें भी वो जो आप दिल्ली में देख रही हैं कि दिल्ली में वो कंटेनमेंट जोन तक पे आ गए, एकदम प्रिसाइज टारगेटिंग हो गई है। और इस निशाने के साथ जहां जहां आपको एकदम बहुत सख्ती से कंटेनमेंट करना है, बहुत सख्ती से आपको सब चीज़ों पे कंट्रोल रखना है, वो किया जा रहा है। और जहां जहां छूट दी जा सकती है, जहां जहां आपको लगता है कि वहां इन्फेक्शन नहीं बढ़ रहा है, वहां वहां आर्थिक जो छूट आपको देनी है, जो हम लोगों के सामान्य जो हम लोगों के जो कार्य रहते हैं, आर्थिक कार्य रहते हैं, उनको हम लोग खोलते चले जा रहे हैं। तो ये लॉकडाउन 3.0 में एकदम स्पष्ट हो गया है कि आगे के समय किस तरीके से एग्जिट स्ट्रैटेजी के द्वारा हम लोग आर्थिक जो हम लोगों के कार्य हैं उनको चालू कराएंगे। एबीपी न्यूज पर आपकी क्लासेस बड़ी मशहूर रही हैं, आप भी जानते हैं। आप इकोनॉमी पर क्लासेस लिया करते थे और दिया करते थे, लेकिन अभी जो क्लास लग गई है वो इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की क्लास लग गई है। राहत पैकेज आप लोग देने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है? राहत पैकेज तो दे दी गई हैं, और जैसे आप देखा कि आरबीआई ने क्या क्या किया है, वो 3 बार आके उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वो राहत दे रहे हैं। आप माननीय वित्त मंत्री जी का अगर आप देखें कि क्या क्या उन्होंने घोषणाएं की हैं, तो 2 बार उन्होंने घोषणाएं की हैं। जहां जहां जरूरत है, जहां जहां अनिवार्य है, वहां वहां हम लोगों ने राहत पहुंचाई है। और अगर आप मीडिया में या अगर आप टीवी में देखें तो वहां भी आपको स्पष्ट नजर आएगा कि सरकार के हर वक्ता ने कहा है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अभी जो सरकार जो है वो कई और जो सुधार के जो कदम हैं, ठोस कदम हैं, उनको लेने के लिए तैयार है। जयंत सिन्हा साहब, देखिए मैं जो ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसके पीछे वजह ये है, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने कहा 10,000 करोड़ का राजस्व हमने खो दिया है, और बार बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें एक पैकेज की जरूरत है, अगर नहीं मिला तो सब कुछ ठप हो जाएगा। अब इस पर आप मुझे जवाब दीजिएगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी साहब, जयंत सिन्हा कह रहे हैं कि भाई हम तो दे ही रहे हैं ना, राहत पैकेज जो है वो फेजेस में दे रहे हैं। चलिए साहब, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी कह रही है, वो सकारात्मक दृष्टिकोण से कह रही है। मैं नहीं समझता किसी प्रधानमंत्री को किसी समय इतना समर्थन मिल सकता है जो इस एक आपातकाल में मिल रहा है। लेकिन उस समर्थन का मतलब ये नहीं कि हम ऐसी मांगे नहीं करें, ऐसा विरोध नहीं करें जो जनहित में है। और मैं आपको 4-5 बिंदु बहुत संक्षेप में दूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण है। और मुझे आश्चर्य है, अचंबा है उल्टा, कि आज लगभग, वैसे तो 3-4 महीने कहने चाहिए, लेकिन 2 महीने सीधे निकल गए हैं। नंबर 1, ये लॉकडाउन एक अलग चीज है, आर्थिक पैकेज अलग चीज है। लॉकडाउन अपने आप में अंत नहीं है। लॉकडाउन एक चीज को अनुशासित करने के लिए है, संयम से उसको कंट्रोल करने के लिए है, कुछ हद तक स्थगित करने के लिए है। आर्थिक पैकेज का एक प्रकार से लॉकडाउन से कोई संदर्भ नहीं है। इसमें मुझे आश्चर्य, अचंबा इसलिए है रूबिका जी, कि बांग्लादेश जैसा देश 2.5% अपने जीडीपी का पैकेज दे चुका है। मलेशिया जैसे, जानबूझ के ऐसे देशों की नाम ले रहा हूं जो हमारे से कमजोर हैं या हमारे जितने हैं या हमसे कम हैं, मलेशिया ने 16%, ब्राजील ने 2.5%। आप अमेरिका की बात नहीं करिए, शुरुआत में 2 महीने पहले 10% जीडीपी का, और मेरे पास पूरी सूची है, जर्मनी ने 20%। हमारे देश में 0.7%। हमने कहा कि भाई 5% तो दो, 1000 बार कहा है। आपके सामने करोड़ों लाखों रुपयों की बात होती है। अरे रुपयों का कोई इसमें औचित्य नहीं है, क्योंकि आपको जीडीपी जो आपकी साइज है उसके अनुपात में क्या दे रहे हैं। नंबर 2, आप ये देखिए कि हमारे देश में एमएसएमईज जो इनफॉर्मल सेक्टर का 80 से 90% हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनकी बेरोजगारी कम से कम 12.5 से 15 करोड़ मानी जाती है सिर्फ इस दौरान। आपने उनसे मिला जुला कोई पैकेज नहीं दिया। जितने काम भी हुए हैं सरकार के, जितनी भी वो पूरी बाउंड्री है, वो सब इस 0.7% जीडीपी में आ जाती है। और इतनी बड़ी रोजगार के लिए, और जो बाकी देशों की मैंने बात की रूबिका जी, उसमें किस प्रकार के हैं प्रोग्राम। एक तो हुआ सिर्फ परसेंटेज की बात, किस प्रकार की राहत दी गई है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका $600 प्रति हफ्ते, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम उतने ही धनाढ्य देश हैं, हमको वही करना चाहिए, 4 महीने तक $600 प्रति हफ्ते देते हैं जो रोजगार से बेरोजगार हो गए हैं।
हमारे अभी राहुल गांधी जी ने आज 10वीं बार, सोनिया गांधी ने 4 बार 7,500 रुपए मांगे, वो भी सबके लिए नहीं, उनको नहीं मिले अभी तक। मैं आपको उदाहरण दूं, डायरेक्ट फंडिंग दे रही है यूएसए अपने छोटे उद्योगों के लिए, जिससे कि वो डायरेक्ट फंड करके जो लोन भी वापस दे सके। कई जगह तकनीकी ग्रांट्स मिल रहे हैं, और इनमें इंडोनेशिया जैसी देश टैक्स एग्जेम्पशन दे रहा है 4-4 महीने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को कॉपी करिए, लेकिन आपने ठोस, देखिए मैं समर्थन करने को तैयार हूं, मैं खड़ा होने को तैयार हूं, मैं ताली बजाने को तैयार हूं, मैं वरांडे में आके नाचने को भी तैयार हूं, मैं फ्लाई पास को सैल्यूट करने को भी तैयार हूं। हमारे जो कोविड के योद्धा हैं उनके लिए हमसे ज्यादा किसी को आदर नहीं हो सकता, लेकिन वो ये पूछते हैं कि ऊपर से जब फूल गिरते हैं तो साथ साथ कोई ठोस चीज भी गिरनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि हर दिन, अब आप पिछले 10 दिन से सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री के बीच में वार्तालाप चल रहा है कि कल आएगा एमएसएमई पैकेज, परसों आएगा, तरसों आएगा। अरे भाई, जब खत्म हो जाएगी बात पूरी, जब लोग मृत हो जाएंगे कोरोना से नहीं आर्थिक दृष्टिकोण से, उसके बाद पैकेज का क्या फायदा? एक उदाहरण लीजिए आप, आपके धान के भंडार है, मैं आपका उदाहरण लूं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले मुझे जवाब ले लेना चाहिए। जैन सिन्हा साहब, 40 दिनों में, मतलब अलग अलग आकलन हो रहा है, लेकिन मेरे पास जो आकलन आया है कि 24 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। जो बात अभिषेक मनु सिंघवी ने की, मुझे लगता है उनका कोई और लाग लपेट के साथ सवाल होना ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल एक सवाल है कि आप लोग आर्थिक पैकेज देने में क्यों वक्त लगा रहे हैं? नहीं दे सकते हम? रूबिका जी, पहले तो मैंने इसको स्पष्ट कर ही दिया है कि आर्थिक पैकेज हम लोग एक के बाद एक देते चले जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभिषेक जी का मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं स्वागत करता हूं कि वो सकारात्मक सोच से समर्थन कर रहे हैं, देश हित में सोच रहे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन ये सब कहकर मुझे कहना होगा कि उनकी जो एनालिसिस है, जिस प्रकार से उन्होंने तर्क का उपयोग किया है, तत्वों का उपयोग किया है, इस परिस्थिति में गलत है। और मैं एकदम मतलब इसको लॉजिक के आधार में आपको समझाना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ देशों का हम लोगों को मुकाबला करना चाहिए, कि उन्होंने अपने परसेंट ऑफ जीडीपी 5%, 10% इतना इन लोगों ने खर्चा किया है, और इस कारण हमारे देश को भी इतना ही खर्चा करना चाहिए। इस एनालिसिस में इन्होंने जो जांच की है, इस जांच में एक बहुत बड़ी भारी गलती है। और गलती ये है कि इन्होंने ऐसे देशों को तुलने में इन लोगों ने लाए हैं जहां ये पैंडेमिक जो है, जो महामारी है, उसमें वो असफल रहे हैं, विफल हुए हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका में आज 10 लाख से ज्यादा लोग आज के समय संक्रमित हैं, इन्फेक्टेड हैं। वैसे जहां तक हमारे देश को अगर आप देखें तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के कुशल, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। सुन लीजिए मेरी बात, वायरस से लड़ना, अभिषेक जी को, रूबिका जी, मुझे समाप्त करने दीजिए, मुझे समाप्त करने दीजिए। इस बीच ऐड ऑन कर रही हूं ना मेरा सवाल में। अच्छा चलिए, मैं पूरी बात सुनूंगी आपकी, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सब तो हमारे देश के लिए है ना सर। हम सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना वायरस से लड़ाई, उससे संक्रमण, उससे जूझते देश एक डिफरेंट ट्रैक है, और अर्थव्यवस्था एक डिफरेंट ट्रैक है सर। हम दोनों क्या इनको जोड़ के देख सकते हैं? मैं वही तो समझा रहा था आपको, दोनों बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक पे नहीं है, दोनों को एक साथ हमें देखना है। तो हम जब एक साथ देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जर्मनी में, यूके में, अमेरिका में, जिन जिन की देशों की तुलना अभिषेक जी कर रहे हैं, वहां जो कोरोना का पैंडेमिक है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लाखों लोग वहां संक्रमित हैं, इन्फेक्शन केसेस वहां बहुत ज्यादा हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, लोग आज के समय मरते चले जा रहे हैं। इन देशों के साथ ये तुलना हमारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और साहसिक नेतृत्व के कारण हमारे देश में इतनी आज के समय संकट की स्थिति नहीं आई है। हमारे यहाँ करीब 55,000 लोग संक्रमित हैं और करीब 1500-1800 लोग आज के समय, बड़ी दुख की बात है, लेकिन इतने ही आज के समय देहांत हुए हैं। तो अगर हम लोग दूसरे एक ग्रुप के साथ तुलना करें, यानी जापान के साथ तुलना करें, कोरिया के साथ तुलना करें, चीन के साथ तुलना करें, और चाहे सिंगापुर के साथ तुलना करें, जहां लोग सफल हुए हैं, असफल नहीं, सफल, और देखें कि किस प्रकार से वो आर्थिक पैकेज लाए हैं, तो आपको नजर आएगा कि जितना उन लोगों ने किया है, जो सफल देश रहे, उतना हम लोग भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, दूसरी नहीं,
वो तो एक रोज मिनट, वार्ता एक करने मिनट। वाला है। अच्छा एक सेकंड सुन लीजिए, मनु सुन सिंह भी कुछ लीजिए। कहना नहीं चाहते हैं। आपने ये गलत बात है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा जैसे अभिषेक जी ने समाप्त की, फिर वो भी जरा बोले। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है, मैं यही कह रहा हूं। और साथ साथ एक तो पहले आपको सफल देशों के साथ तुलना करनी है, और दूसरी बात है जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये दोनों एक हम लोगों को समझकर इसको देखना है। आगे के समय भी ये चलता रहेगा मामला कोरोना वायरस का, और आगे के समय भी हमें पैकेज देना होगा, आगे के समय भी हमें ठोस कदम लेने होंगे। तो इसलिए जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग करने को तैयार हैं। और जहां तक एमएसएमई पैकेज की बात हो रही है, माननीय नितिन गडकरी जी जो हमारे एमएसएमई मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पैकेज तैयार हो गया है, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, और कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। ओके, एमएसएमई के लिए बकायदा पैकेज, राहत पैकेज जो है उसके ऐलान की बस देरी है मनु सिंघवी जी, थोड़ा सा तो हम इंतजार कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, जब सब मृत हो जाएंगे उसके बाद तब तक इंतजार नहीं करना। मैं तो खुद ने कहा कि पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि जो तर्क अभी आपने सुना उसमें क्या गलतियां हैं। गलती नंबर 1, वो चार्ट सर्वविदित है, चार्ट प्रकाशित है पिछले 2 हफ्ते से। दुनिया भर में लॉकडाउन सबसे हार्शेस्ट, सबसे ऊंचे दर्जे का भारत आता है, 10 में से 10। उसके साथ आर्थिक पैकेज उसी चार्ट में भारत आता है सबसे नीचे, 0.7%। नंबर 3, ये तर्क का कोई मेल नहीं है कि आप कितने सफल हैं इसलिए पैकेज कम है। लेकिन उस पर मैं आता हूं 1 सेकंड में। जापान का उदाहरण नाम लिया, 10% जीडीपी, 10%। सिंगापुर 3 और 5 के बीच में है, अब 5 के पास जा रही है। मैं सिर्फ कुछ देशों की बात नहीं कर रहा हूं। मलेशिया 16%, कनाडा, मलेशिया कोई इतना बुरी हालत में नहीं था, कनाडा 2.5%। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एनालिसिस एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण से गलत क्यों है। देखिए, भारत की सौभाग्य रहा कि लेट शुरू हुआ, लेकिन पता नहीं इसका संज्ञान है कि नहीं मेरे मित्र का, सिन्हा साहब का। भारत की रेट ऑफ ग्रोथ जो है कोरोना केसेस की, वो आज देश विश्व भर में नंबर 1 है। मेरे शब्द ध्यान से सुनिए, दुर्भाग्यपूर्ण शब्द हैं। इंडिया में रेट ऑफ ग्रोथ है इन केसेस की 6.7, नेपाल में 6.1, यूएई में 4.2, सिंगापुर में 3.8, यूएसए में, जिसका भी उदाहरण दिया आपको, टोटल केसेस पहले हो गए, रेट ऑफ ग्रोथ है 2.5%। क्या सिन्हा साहब को मालूम है कि पिछले 4 दिनों में 2,500 केसेस हर दिन प्रतिदिन, और आज जो 53,000 का फिगर है, अगर आप देश लें तो हमारा पूरे विश्व में 7वां स्थान आता है। तो अगर आप 7वें स्थान पे हैं एब्सोल्यूट नंबर पे, जिसका कोई खास मायने नहीं है, और आपकी रेट ऑफ ग्रोथ अब बढ़ रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी, 6.7%, विश्व का नंबर 1। आप कह रहे हैं कि हम कम पैकेज देंगे क्योंकि हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं। ये कैसे तर्क हो सकता है? और मैं आपको यह बताना भी चाहता हूं कि मौद्रिक नीति जो है ना, जिसका बार बार इस सरकार ने उपयोग किया है, वो अपने जगह अच्छी होती है, लेकिन उसकी, और सिन्हा साहब वित्त मंत्री हैं, बहुत बेहतर जानते होंगे मेरे से, उसकी कई सीमाएं होती हैं। आप रिपो रेट बढ़ा दीजिए, रिपो रेट कम कर दीजिए। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूं। अभी रिपो रेट कम कर दी आरबीआई ने, बहुत अच्छा किया। और रिवर्स रिपो रेट, यानी उस रेट पे जिसपे कि लोग अपना बैंक अपना पैसा रखते हैं, आरबीआई उसको भी कम कर दिया। अभिषेक मनु सिंह इसलिए साहब, कि बैंक और लोन दे। मैं एक सवाल आपसे यहाँ पूछना चाह रही हूँ। आपको मालूम है क्या हुआ? एक सेकंड, अभिषेक मनु सिंह साहब, एक सेकंड, लोगों के पास रुपया नहीं है लोन लेने के लिए। लोग रुपया लोन नहीं ले रहे हैं, बैंक कह रहा है लोन लो, लोग कह रहे हैं हमको लोन नहीं लेना है। तो डिमांड कहां से आएगी? वो राजकोषीय इंजेक्शन से आएगी। आपको कभी सिरप दिया जाता है, कभी टैबलेट दी जाती है, लेकिन जब आप बीमार ज्यादा होते हैं तो सीधा इंजेक्शन लगाया जाता है। फिस्कल इंजेक्शन, राजकोषीय इंजेक्शन चाहिए। अभिषेक मनु सिंह साहब, मेरे ही शो में यहाँ एबीपी न्यूज पर बहुत सारे सीईओज बैठे थे, बड़े बड़े, वो अमूल से लेकर मैनकाइंड, फार्मास्यूटिकल्स और बाकी तमाम लोग। उन्होंने कहा था हमें इस वक्त लोन की सख्त जरूरत है क्योंकि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है, लेकिन हमें साथ में उन लोगों को सैलरीज भी देनी है। सैलरीज देने के लिए हम सरकार की तरफ देख रहे हैं और सरकार ने हमें एक आसान तरीके से लोन लेने
लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये उनके बकौल उन सीईओज के मैं आपको बता रही हूं। तो आपका ये कहना कि लोन लेना ही नहीं चाहता है, ये उस बात को गलत साबित करता है, क्योंकि जो चला रहे हैं कंपनीज वो ये कह रहे हैं हमें लोन की जरूरत है। अरे आंकड़े प्रकाशित हैं। अरे देखिए, ऐसा इंडिविजुअल आप जो बोलते हैं इसको कहते हैं एनेक्डोटल, किसने क्या कहा उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आंकड़ों पे जाइए आप। आरबीआई ने आंकड़ा छापा है 10 दिन पहले कि एक दिन का हाईएस्ट डिपॉजिट कई महीनों से, सबसे ज्यादा डिपॉजिट बैंक्स द्वारा आरबीआई के अंदर अभी हुआ है 7 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़। क्यों? क्योंकि लोन तब लेगा आदमी जब डिमांड होगी, और डिमांड तब होगी जब आप इंजेक्शन देंगे। फिस्कल इंजेक्शन क्या चीज होती है? आपको याद है जो जॉन मेनेट कीन्स प्रसिद्ध आर्थिक, जब आपको इस तो डिमांड नहीं होगी तो कौन लेगा लोन? वापस कैसे पैसे देगा? रूबिका जी, बोलने से पहले मैं 2 बातों पे निवेदन करूंगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अभी अभिषेक जी ने लंबा कहा, आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, ना मैंने उनको इंटरप्ट किया। पहला निवेदन ये है कि आप, अगर मैं बोल रहा हूं तो इंटरप्ट ना करें। और दूसरा निवेदन ये है, देखिए जो आप विषय आपने उठाए हैं और माननीय अभिषेक जी ने उठाए हैं, ये देश हित के लिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। और इसलिए ये जो हम लोग संवाद कर रहे हैं, ये विवाद नहीं मैं कहूंगा, ये संवाद है, क्योंकि मैं बड़े आदर से और सम्मान से अभिषेक जी की बातें और आपकी बातें सुन रहा हूं। आपको शो में समय देना पड़ेगा देश हित के लिए और जनता के लिए। ये सब बातें समझना बहुत जरूरी है। माननीय अभिषेक जी, नहीं, आप अभी मुझे कट ऑफ करने की कोशिश मत करिए, आप मुझे रोकिए मत। अभिषेक जी ने 5-6 बिंदु कहे, अगर आप मुझे भी उतना समय दीजिएगा तो मैं हर बिंदु का मैं जवाब दे सकता हूं। लेकिन अगर अभिषेक जी बीच में बोलेंगे और आप बीच में बोलेंगे, क्योंकि 5-6 बिंदु हैं, मैं उनका ठीक से जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए ये सब विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, सबका जवाब उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आपको समय देना होगा और आपको जरा संयम रखना होगा। अभिषेक जी को भी संयम रखना। मैं आपको बेरोक टोक 2 मिनट देती हूं सर। हाँ, 2 मिनट देती हूं बेरोक। चलिए, धन्यवाद आपको। नहीं, देखिए, मैं अगर जो सामान्य परिस्थितियां होती, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये आगे पीछे चलता रहता है, उसमें मुझे कोई इसमें कोई रोक लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आज के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, चलिए, तो मैं बताता हूं जो अभिषेक जी ने कहा। 4-5 उन्होंने बिंदु रखे हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि सफल और विफल स्टेटों को हमको नहीं देखना चाहिए। उन्होंने सिंगापुर और जापान का उन्होंने बताया कि वहां देखिए 3 से 5% जीडीपी दिया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं उनको ये बताऊंगा कि जहां जापान और सिंगापुर का है, उन्होंने घोषणा जरूर की है, लेकिन अभी तक खर्चा नहीं हुआ है। हम लोगों ने आज के समय कहा है करीब 1%, 1.7 लाख करोड़ से 0.8% ऑफ जीडीपी है। इसकी घोषणा भी हो गई है और इसको जनधन के द्वारा, किसान सम्मान निधि के द्वारा हमने ऑलरेडी लोगों के बैंक के खातों में डाल दिया है। तो जो हम लोगों ने कहा है वो हम लोगों ने किया है। साथ साथ राज्य सरकारों ने भी बहुत कुछ खर्च किया है। जब आप चाहे जापान या सिंगापुर की बात करें या और देशों की बात करें, जो राज्य सरकार कह रही है, जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें जो राज्य खर्चा कर रहे हैं उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। वो आप जोड़िएगा तो आप देखिएगा कि जितना केंद्र खर्च कर रही है उससे ज्यादा राज्य सरकार खर्च कर रहे हैं। अगर 0.8% ऑफ जीडीपी अगर केंद्र ने ऑलरेडी खर्च कर चुका है तो उतना राज्य सरकारों ने भी खर्चा किया हुआ है। इसलिए हम लोग 1.5-2% पे तो आ ही गए हैं। और साथ साथ ये अभी प्रक्रिया चल रही है, जैसे मैंने कई बार दोहराया है कि घोषणाएं हुई हैं, ठोस कदम लिए गए हैं, आगे भी ठोस कदम लिए जाएंगे। तो हमें सिर्फ घोषणाओं पे नहीं जाना है, हमें जाना है कि जमीनी स्तर पे क्या काम हो रहा है। और जमीनी स्तर पे अगर आप देखें, पूरे खर्चे देखें, राज्य सरकार के देखें, केंद्र सरकार के देखें, काफी खर्चा हो चुका है और आगे भी घोषणाएं होंगी। इसलिए जहां तक सवाल है कि अनिवार्य जो काम करने हैं, जो जरूरतमंद को हम लोग को राहत पहुंचानी है, वो हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट आपको नजर आएगा कि हम लोग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरा बिंदु था कि अभिषेक जी ने कहा कि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से काम नहीं चलता है, फिस्कल पॉलिसी की भी जरूरत है। यानी कि आरबीआई सिर्फ अकेले नहीं कर सकती है, इसको संभाल नहीं सकती है, सरकार को भी करना है। वो बिल्कुल सही है, मैं उनके साथ 100% सहमत हूं।
और अगर आप देखें तो आरबीआई ने बहुत सारे कदम लिए हैं, सरकार भी बहुत सारे कदम ले रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को। कुल मिलाकर आपने आज ही देखा होगा कि मध्य प्रदेश ने कहा है कि जहां तक लेबर रिफॉर्म का मामला है उन्होंने बड़े ठोस कदम ले लिए हैं। एपीएमसी का रिफॉर्म है, वहां भी ठोस कदम ले लिए हैं। इसलिए आपको संघीय ढांचा देखना है, जो राज्य सरकार कर रहे हैं उनको भी देखना है। तो फिस्कल पॉलिसी का जहां तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आप केंद्र राज्य को कुल मिलाकर देखेंगे तो देखेंगे फिस्कल पॉलिसी पे भी काफी हम लोगों ने ठोस कदम लिए हैं, काफी साहसिक कदम लिए। अब आया तीसरा बिंदु है कि आरबीआई ने जो पैसे बैंकों को दिए हैं उसका बैंकों का प्रयोग उनका नहीं हो रहा है, उससे डिमांड नहीं आ रहा है, क्रेडिट का डिमांड नहीं है, और इसलिए ये जो कदम लिए गए हैं ये आज तक सफल नहीं हो पाए हैं। इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। ये बिल्कुल सही अभिषेक जी कह रहे हैं कि अगर आप देखें कि आज के समय बैंकों ने आरबीआई को कितना पैसा दिया है, बिल्कुल स्पष्ट है, 8 लाख करोड़ से ज्यादा आज बैंक आरबीआई के पास रख रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट डिमांड जो है अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है, आगे जोर से नहीं बढ़ा है। और इसका सीधा सा जवाब है इसलिए क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था और प्रोडक्शन जो था, उत्पादन जो था वो आरंभ नहीं हुआ था। जहां अब लॉकडाउन 3.0 में उत्पादन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे क्रेडिट डिमांड होता चला जाएगा, और जो आरबीआई ने जो रेट्स हैं जिनको कम कर दिया है, जो लिक्विडिटी जो है उसको उन लोगों ने दिलवा दी है। वादा 2 मिनट का था, लेकिन चूंकि आप अपनी तीनों बिंदु को रखना चाहते थे, मैंने आपको उससे ज्यादा वक्त दिया है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह तो रहे हैं कि 0.5% जो है अब तक दिया जा चुका है, आगे और जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे दिया जाएगा। किस बात की जल्दबाजी है? जैसे जैसे माहौल दिख रहा है, देख रहे हैं, वैसे वैसे फॉर्मूलाज आ रहे हैं। देखिए, हम देश आज की बात करता है ऐसे आपातकाल में, देश कल परसों और भविष्य की बात बाद में करेगा। ये उत्तर का मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता इस प्रश्न का कि हम करेंगे, देखेंगे, करने वाले हैं, ये तो देखिए अलग बात है। लेकिन 2-3 बहुत संक्षेप में बिंदु, और मुझे थोड़ा इसमें अम्यूजमेंट हुआ देख के कि अपने 4 मिनट में से 1.5 मिनट पहले सिन्हा साहब ने ले लिए ये बोलने के लिए कि मैं 2 मिनट और लूंगा, शायद नहीं तो पूरा प्रयोग होता उस 4 मिनट का। अब मैंने खैर इंटरप्ट नहीं किया, मेरे 3-4 बिंदु मैं संक्षेप में बोल दूं। पहली बात, जिस प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं उसको मिलाकर आप खुद मान रहे हैं सही कि 1.5% होता है, तो मेरा परसेंटेज तो आपने देख लिया कितना फर्क है भारत का और देशों का। लेकिन देश आज कंगाल है, त्राही त्राही कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस जो 4 किए माननीय प्रधानमंत्री के, उनके मिनट्स, उनकी फुटेज देखिए। हर वीडियो कॉन्फ्रेंस में 2 मांगे हैं, रो के, चिल्ला के, मांग करके, कुछ भी करके कि हमें पैसे दो, हमारा जीएसटी नहीं है, हमारे पास कंगाल है। दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर हम ये नहीं करेंगे और इतनी लाइंस नहीं होंगी इधर लिकर शॉप पे, तो हम क्या करें। तो आपने वहां भी कुछ दिया नहीं है, ये कहना कि। और दूसरा, इसमें एक आडंबर है, मैं विनम्रता से कहूंगा एक आडंबर है। कई चीजें जो संघीय ढांचे में केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं वो की गई हैं अभी, और मैं समझता हूं कि हम विपक्ष की हैसियत से उसका विरोध कर सकते थे, हमने नहीं किया, सही नहीं किया। ये समय ऐसा है कि हर चीज का विरोध नहीं किया जाता, प्रदेशों ने कई बार नहीं किया। तो जब संघीय ढांचे की अधिकार क्षेत्र को आपको लांघना है केंद्र सरकार की हैसियत से, तब तो आप लांघ लेंगे। लेकिन जब संघीय ढांचे का उत्तरदायित्व आएगा कोरोना का, तब आप कहते हैं कि संघीय ढांचा है, मैंने तो करना था कर दिया, आप करो। इसका एक उत्तम उदाहरण देखिए आप, 29 तारीख को एमएचए ने एक सर्कुलर इशू किया कि सब माइग्रेंट जा सकते हैं। अरे भाई, आपको मालूम है बिहार और उत्तर प्रदेश 2 प्रदेशों में, सिर्फ 2 में 50 लाख तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, गुजरात तक लोग फैले हुए हैं। उनको वापस जाने के लिए जो प्रदेश करे उसको छोड़ दीजिए। मैं रेलवे के 85% वाले मजाक की बात भी नहीं कर रहा जो बाद में बनाया गया, मैं और चीजों की बात नहीं कर रहा। लेकिन आप केंद्र सरकार की हैसियत से आपने उन माइग्रेंट्स को एक तुगलकी फरमान सुनाने के अलावा किसी प्रदेश सरकार को कितना पैसा दिया? 1 पैसा दिया? कह दिया कि भेज दो वापस, अगर चाहते हो तो भेजना। आपने क्या किया? हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व की। संघीय ढांचा में आपका जो हक है उसको तो ले लिया आपने, संघीय ढांचे के आगे भी ले लिया, लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं किया। तो अभिषेक जी, मैं जवाब लेना चाहती हूँ, मेरी पट भी मेरी वाली आडंबर हो जाता है इसका। अभिषेक जी, मैं जवाब लेना चाहती हूँ, लेकिन राज्यों का कोई दायित्व है कि नहीं? क्योंकि इस बात में तो ये क्लैरिटी थी ना कि सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि जो जहां है वो वहां रहेगा, वो वहां से नहीं जाएगा। चाहे वो मजदूर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो छात्र है, जो जहां है वहां रहेगा।
लेकिन राज्यों ने कहा कि नहीं भाई हमारे मजदूर हैं, हम चाहते हैं लाना, तो फिर राज्य किसी तरीके कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना। 15 सेकंड कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलिए रुबिका जी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी राज्य ले रही है। आप ये समझिए, कोरोना वायरस द्वारा के वक्त जब लॉकडाउन है, राष्ट्रीय फरमान हर दिन आ रहे हैं, कोई ये नहीं पूछ रहा कि आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और कहा गया है कि हमारा लॉकडाउन का रूल न्यूनतम है, उसके ऊपर करना है करिए, उससे नीचे नहीं जा सकते आप। तो साथ साथ क्या केंद्र सरकार ये कह सकती है कि बाकी सब चीजें प्रदेश सरकार करेगी? क्या प्रवासी श्रमिकों के प्रति केंद्र सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? कभी हो सकता है भारत जैसे गरीब देश का, यहाँ पर माइग्रेंट्स का कैटेगरी में जो एक स्थायी चित्र है, जो सबके मन पे छपा हुआ स्थायी चित्र है, वो है उन गरीब प्रवासी श्रमिकों का जो रुल रहे हैं रोडों पे और जिनकी मृत्यु भी अब देख रहे हैं आप हो रही है। उनके प्रति कोई कह सकता है केंद्र सरकार के भाई जिनको जाना है जाए, लेना है लें, भेजना है भेजें? तो उसका उत्तरदायित्व कौन जवाब नहीं देगा? जयंत जी। रुबिका जी, 3 बिंदु अभिषेक जी ने उठाए हैं। पहली बात तो उन्होंने कही कि करेंगे के बारे में वो कोई टिप्पणी नहीं दे सकते हैं, तो ये भविष्य में क्या होगा उन्होंने कहा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरा उनका जो मुद्दा था कि अगर आप संघीय ढांचे को देख रहे हैं तो संघीय ढांचे में कोई जो राज्य सरकार है उनको सहयोग नहीं मिला है और संघीय ढांचे को हम लोगों ने नष्ट किया है। और तीसरा उन्होंने फिर जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके बारे में उन्होंने बात उठाई है। मैं तीनों बिंदु के बारे में संक्षेप में जवाब देता हूं। पहली बात तो ये है कि जहां तक भविष्य का मामला है, जहां तक आगे क्या होगा, रोड मैप क्या है, उसको अगर हम लोगों को उसको देखना है तो हमें उसको ट्रैक रिकॉर्ड के तहत देखना पड़ता है। अगर आपको विश्वास है कि हम लोगों ने इतिहास में अच्छे अच्छे कदम लिए हैं, देश को आगे हम लोग ले गए हैं, तो आपको विश्वास होगा कि भविष्य में भी हम वही करेंगे। तो जहां तक करेंगे का सवाल है, मैं अभिषेक जी को बस यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप देखें पिछले 6 साल से हमारी सरकार चल रही है, कितना कुछ हम लोगों ने देश के लिए किया है, देश हित में किया है, पूरे हम लोगों ने देश को परिवर्तन की तरफ हम लोग ले गए हैं। उसी तरीके से अगर आप विश्वास रखेंगे, और वो तो 2019 के चुनाव में ही हमें दिख गया कि विश्वास किस पे है, तो इस कारण आप भविष्य में भी विश्वास रखें। जो जो जरूरी काम है वो अवश्य करेंगे। और मैं इसमें विश्वास दिलवा रहा हूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और सब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने विश्वास ये दिया है, भरोसा दिया है, तो हमें उस ट्रैक रिकॉर्ड पे जाना है। पहले ये बिंदु का मामला था। दूसरा, संघीय ढांचा। जहां तक संघीय ढांचे का सवाल है, आपको मालूम है, और खासकर क्योंकि अभिषेक जी इस मामले में बहुत ही माहिर हैं, बहुत उनको जानकारी है, जहां तक कानूनी रूपरेखा का मामला है, वहां आपको मालूम है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो भी आज के समय केंद्र सरकार के द्वारा आदेश आ रहे हैं, फरमान आ रहे हैं, वो उस कानूनी रूपरेखा के तहत आ रहे हैं। और जो हम लोग कर सकते हैं कानूनी तौर पे वही हम लोग कर रहे हैं। उससे ज्यादा कोई लक्ष्मण रेखा इस मामले में हम लोगों ने नहीं पार की है, किसी चीज का उल्लंघन नहीं हुआ है। ये कानूनी रूपरेखा के आधार पर सब कुछ किया गया है। तो ये मामला हुआ संघीय ढांचा का। और उस संघीय ढांचे में आपको मालूम है, जहां तक स्वास्थ्य का मामला है, जहां तक रहने का मामला है, खाने के वितरण का मामला है, राशन पानी का मामला है, ये सब राज्य सरकार करती है। और मैं लोकसभा सांसद होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि डीसीज के साथ, जिला प्रशासन के साथ, इन सब चीजों पे हम लोग लगे हुए हैं। अब मैं तीसरे बिंदु पे आता हूं, जो प्रवासी श्रमिक है। यहां मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि जहां हम लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां हम लोग बीजेपी की सरकारों को देखें, वहां पूरा सहयोग समर्थन मिला है, प्रवासी श्रमिक घर पहुंच सके हैं। जहां तक मैं झारखंड की बात करूं, जहां अभिषेक जी की सरकार है, वहां मुझे खुद बताना पड़ेगा कि 48,000 मेरे पास प्रवासी श्रमिक के आज के समय सूची है, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भेजा है, लेकिन उन्होंने रहम नहीं की है। इन लोगों को वो वापस ठीक से नहीं ला पा रहे हैं। झारखंड के कितने लोग कहां कहां फंसे हुए हैं, इसका जवाब अभिषेक जी ही दे सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार है। लेकिन संघीय ढांचे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलजुल कर इस पे काम। मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ, अभिषेक जी जवाब दीजिए। ये जो मैं उनके अंतिम शब्द मिलजुल वाले वाक्य से शुरू करूंगा। ये मुद्दा अलग है, उन्होंने बहुत ही निपुणता के साथ मुद्दा बदल दिया। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार ने क्या किया प्रवासी श्रमिकों के लिए, ये मुद्दा है। इस मुद्दे का आपको उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वो उत्तर किसी को इजाद नहीं कर सकते वो, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। देखिए, जो इतने प्रवासी श्रमिक है, ये झारखंड की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और उसकी बात नहीं है, मध्य प्रदेश की। ये बात है कि जिस प्रदेश में जो प्रवासी श्रमिक है,
गुजरात, महाराष्ट्र, इनके उदाहरण लीजिए, तमिलनाडु के, उसको रखना, उसको खाना खिलाना, उसकी हिफाजत करना, अंततोगत्वा बस या ट्रेन से भेजना, इसके प्रति केंद्र सरकार का पैकेज एक पैसे का भी है कि नहीं? उस 0.7% जीडीपी के अंदर भी जैन जी जो आपने 2 महीने पहले घोषित की, उसके अंदर आपने एक पैसा दिया, ठीक है। उसके अतिरिक्त एक पैसा दिया, ये मुद्दा है। वो जो 7,500 रुपए आप चाह रहे हैं कि मजदूरों के बैंक में जाने चाहिए, ठीक है, उनको शाबाशी दूंगा। जैन जी, आज ही राहुल गांधी ने मांग की है 7,500 रुपए। अभिषेक जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहूंगा। अभिषेक जी, अगर आपको कुछ और जोड़ना है जरूर जोड़ें आप, मैं उसका जवाब सर हमें वक्त का तकाजा भी जरा सा ध्यान में रखना होगा। बहुत ही मैं बहुत से बिंदु कवर करना चाहती हूँ, 1 मिनट में हम इस पर बहुत लंबा डिस्कशन कर सकते हैं। 1 ही मिनट, मैंने आप दोनों का सच में पूरा सम्मान करते हुए पूरा मौका दिया, लेकिन बहुत से बिंदु है जो छूट जाएंगे अगर हमने जल्दी जल्दी उन सवालों के जवाब नहीं लिया। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप जानते हैं, मैं नहीं बोलता। जैन जी, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से आप उनसे उत्तर ले लीजिए। हाँ, मुझे बताइए, मैंने पहले रूबिका जी, मजदूरों के खाते में पैसे की बात, बोलिए अभिषेक जी, बात पूरी करिए। रूबिका जी, मैंने पहले ही निवेदन किया था, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, इनको आप सीमित न छोड़ें। इन सब चीजों का जवाब जनता चाह रही है। अभिषेक जी बातें रख रहे हैं, मैं जितना मैं कर सकता हूं मैं इनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो सर सवाल पूछा ना, मैं तीसरी मर्तबा फिर पूछ लेती हूँ। 7,500 रुपए मजदूरों के खाते में ये राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं। जैन जी, सरकार कितनी तैयार है, कितना पैसा देगी, दे सकती है कि नहीं? रूबिका जी, जो भी जरूरत होगी वो जरूर, चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, अवश्य करेगी, क्योंकि हमारे सरकार जो है सब संवेदनशील है, और इसमें कांग्रेस की भी सरकार, विपक्ष की भी सरकार संवेदनशील है। मेरा सवाल पॉइंटेड है, हमारी भाजपा की सरकार पॉइंटेड नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं रूबिका जी। मैंने पूछा 7,500 रुपए दे सकती है नहीं? जैन जी, आप ये कह रहे हैं जो भी जरूरत होगी वो किया जाएगा। ये तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही जनरल सा एक जवाब है जो कोई भी आपसे नहीं सुनना चाहेगा। जैन जी, वो स्पेसिफिक जवाब चाहेगा। रूबिका जी, ना मैं केंद्र सरकार में हूं, मैं सदन में हूं, ना मैं राज्य सरकार में हूं, तो मैं किस हैसियत से इसका जवाब दे सकता हूं, आप खुद बताइए। मैं सिर्फ जो नीतियां हैं उनके आधार पर दे रहा हूं। मैं पहले एक जवाब, आपने मेरी बात समाप्त करने को मुझे मौका नहीं दिया। अभिषेक जी, मौका दीजिए। आपने, अभिषेक जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको कोई मदद नहीं की है। मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए, मदद बिल्कुल की है। आपको मालूम है कि जनधन का जो खाता है, जहां तक महिलाएं हैं उनका हम लोगों ने कहा है कि 1,500 रुपए हम लोग देंगे। कई सारे ऐसे खाते प्रवासी श्रमिकों के भी हैं जिनको 1,500 रुपए मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक उनके श्रमिक स्पेशल का सवाल है, जो रेलवे के जो ट्रेन है उनका सवाल है, वहां केंद्र सरकार ने कहा कि 85% उसका भाड़ा हम लोग देंगे, 15% राज्य सरकार देगी। यहां भी केंद्र सरकार। और तीसरी बात, हम लोगों ने ये कहा है कि जहां भी किसी को राशन पानी की जरूरत हो वो जाके पीडीएस दुकान से ले सकते हैं। कोई कहीं हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जिसको खाने पीने की जरूरत है, जिसको राहत की जरूरत है, चाहे वो जहां भी हो, चाहे वो शहरी इलाके में हो या ग्रामीण इलाके में हो, वहां सब जगह जो है सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको राशन पानी दिलवा रही है। मैंने खुद हजारों लोगों को दिलवाए। ठीक है, तो ये अभिषेक जी का कहना कि केंद्र सरकार ने, आप फिर मुझे आप रोक रही हैं रूबिका जी, ये गलत बात है। अगर आपको पूरा जवाब चाहिए तो मुझे खत्म टीवी में डिबेट कर रहे हैं, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं चाहती हूं कि जो बात समझ में आ जाए उसके बाद हम आगे बढ़े। जैन जी, मैं सच में आपको लंबा सुनना चाहती हूं, अभिषेक मनु सिंघवी जी को भी सुनना चाहती हूं, पर हमारे पास वक्त की कमी है। आप इस बात को जरा सा समझिए। अभिषेक मनु सिंघवी साहब, मैं चाहती हूँ लास्ट कमेंट आपका हो, लेकिन उससे पहले क्या सोनिया गांधी का ये कहना इस बीच, जब इतना सेंसिटिव टाइम चल रहा है अभिषेक मनु सिंघवी जी, कि सांप्रदायिकता का वायरस फैलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये शोभा देता है क्या विपक्ष को? देखिए, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा, उस वक्त जो वारदात हुई थी, उस वक्त जब कहा, उसको रखिए ध्यान में। ये शब्द अगर सिर्फ बोले जाएंगे तो अजीब लगते हैं। उस वक्त कुछ ऐसी, और उसको आपके टीवी चैनल पे बोलना उचित नहीं होगा, कुछ ऐसी चीजें कही गई और किया गया। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण
इंसिडेंट हुआ निजामुद्दीन के पास, जिसकी मैंने कड़े से कड़े शब्दों में तब निंदा की थी, आज वापस भर्त्सना कर रहा हूं। लेकिन उसको एक अखिल भारतीय स्तर पे बढ़ाकर कहना और अलग अलग आपत्तिजनक टिप्पणियां करना अलग अलग भाग देशों के, उसके संदर्भ में ये टिप्पणी आई थी। लेकिन अगर मैं एक मिनट आधे मिनट में खत्म करूं अपनी बात, दो और बिंदु हैं। एक बिंदु से मैं समझता हूं कि मेरे इस जो विरोध है या जो एक संकेत है, उस बात को सिद्ध हो गई है वो कि केंद्र सरकार के इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन जमीनी सच ठोस कदम जीरो है। और प्रवासी श्रमिक के बारे में ये सबसे बड़ी बात है। आपने एक सीधा प्रश्न पूछा 7,500 रुपए का, आप दूरी नाप लीजिए, $600 प्रति वीक यूएसए, और यूके का फिगर मैंने दिया नहीं आपको। 80% सैलरी जो आपकी गई है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ $2,800 प्रति माह, वहां से दूरी 7,500 रुपए की आप नाप लीजिए। अरे सर, 7,500 रुपए छोड़ दीजिए। ओके, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास सच में वक्त नहीं है। एक मिनट, जो प्रदेशों ने प्रवासियों को जो पिछले 2 महीने से रखा, कैंप्स में रखा, खाना खिलाया वगैरह, उसके लिए चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमको एक रीइंबर्समेंट मैचिंग ग्रांट दे दीजिए, हम उसका काम किसी और चीज में ले लेंगे। पैसे में नाम तो लिखा नहीं होता है, तो सरकार को कम से कम वो तो, आखिर इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। आप ट्रेन भूल जाइए, बस भूल जाइए, पिछले 2 महीने में प्रवासी हवा में तो नहीं टंगे थे। मेरे पास सच में वक्त की कमी है अभिषेक मनु सिंघवी साहब, और जयंत सिन्हा साहब से भी इसका मैं जवाब नहीं ले सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप भी जानते हैं ये कोरोना वायरस, चीन से उठता भरोसा, और यहाँ हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन तैयार कर रहा है, मतलब आने वाले कुछ टाइम में हमारे लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद शायद बेहतर माहौल जो है वो शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत अपनी रखने के लिए। वक्त सच में कम पड़ गया, आगे कोशिश होगी कि वक्त थोड़ा ज्यादा लेकर आप दोनों के साथ डिस्कशन हो। थैंक्स अ लॉट सर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।